अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेजरमेंट, हम उसका बिल्कुल जो है इनिशियल से स्टार्ट लेंगे और इस एक लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल इनिशियल से। साइंस साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइंस क्या है? ये जो वर्ड है साइंस का, ये डिराइव्ड हुआ है किससे? फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेंशिया। साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेंशिया से क्या हुआ है? डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंशिया का क्या मतलब है, सेंशिया मीन्स नॉलेज। सेंशिया का मतलब है नॉलेज। सेंशिया का क्या मतलब है? नॉलेज। ठीक है, साइंस का जो वर्ड है वो सेंशिया से डिराइव्ड हुआ है और सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। अब किस तरह का नॉलेज? ऐसा नॉलेज जिसमें दो चीजें हो, एक उसमें ऑब्जर्वेशन हो और एक उसमें क्या हो? एक्सपेरिमेंट हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो। ठीक है, तो साइंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक ऐसा नॉलेज जिसमें दो चीजें हो, एक उसमें ऑब्जर्वेशन हो और एक उसमें क्या हो? एक्सपेरिमेंटेशन हो। अब साइंस जो है उसको मेनली हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। हमने इसको कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया है? दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच जो है उसको हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस और एक ब्रांच जो है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एक फिजिकल साइंस है और एक आपके पास क्या है? बायोलॉजिकल साइंस है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फिजिकल साइंस है इसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं, याद रखिए फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स की। अब नॉन लिविंग थिंग्स में मेनली जो हमारा काम है वो किसके साथ है? वो है मैटर के साथ और इसके अलावा किसके साथ आऊं? एनर्जी के साथ। किसके साथ आऊं? एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। अब फिजिकल साइंसेस जो है उसमें हम जो मेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, वो हमने पढ़ना है। इसके ब्रांचेस में केमिस्ट्री आती है और इसमें एस्ट्रोनॉमी आती है, इसमें जियोलॉजी आती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, फिजिक्स, हमारा काम फिजिक्स के साथ है। याद रखिए केमिस्ट्री जो है वो अप्लाइड फिजिक्स है। क्या है? अप्लाइड फिजिक्स। केमिस्ट्री इज अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में आपके पास क्या आते हैं? इसमें ह्यूमंस आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, ह्यूमन, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब इसके मेन जो ब्रांचेस है वो आपके पास क्या है? इसके मेन ब्रांचेस में आपके पास आते हैं ज़ूलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स। इसमें आपके पास आती है बॉटनी, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। अब जो मेन सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। याद रखिए बायोलॉजी जो है वो आपके पास अप्लाइड केमिस्ट्री है। क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में लिखा है कि केमिस्ट्री जो है वो आपके पास अप्लाइड फिजिक्स है और बायोलॉजी जो है वो आपके पास क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें जो फर्दर ऑफ साइंसेज है जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है, दिस इज फिजिक्स। तो अब हम इंशाल्लाह फिजिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स जो है
इसका ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये डिराइव्ड हुआ है किससे? डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकस। किससे डिराइव्ड हुआ है? फिजिकस से। और फिजिकस का मतलब क्या है? फिजिकस का मतलब है नेचर। नेचर के बारे में स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी करना है? नेचर के बारे में। तो फिजिक्स की जो हम सबसे पहले सिंपल डिफिनीशन करते हैं वो आपके पास क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। अब हम प्रॉपर डिफिनीशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। हम मैटर स्टडी करते हैं, हम एनर्जी स्टडी करते हैं, ठीक है, हम स्पेस स्टडी करते हैं, हम टाइम स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ठीक है, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। अच्छा, अब इसमें पहली चीज आपके पास है मैटर। मैटर जो है उसमें उसकी डिफिनीशन क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास। हर वो चीज जो जगह गिरती है और उसका क्या हो? मास हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, अब मैटर जो है इसके आपके कोर्स में टोटली जो स्टेट्स लेके हैं वो 4 है। एक आपके पास है सॉलिड, एक आपके पास है लिक्विड, एक आपके पास है गैस एंड द लास्ट वन इज प्लाज्मा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जब हम गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो इसके अंदर जो आपके पास एटम्स हैं, ठीक है, वो आयोनाइज हो जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो फिर ये आपके पास जो आयोनाइज स्टेट है जिसमें आयंस क्रिएट होते हैं, ये जो आयोनाइज स्टेट है दिस इज बेसिकली प्लाज्मा। अब इसके बाद आपके पास हम स्टडी करते हैं एनर्जी। ठीक है, एक हमने स्टडी की मैटर, दूसरा हमने स्टडी करना है एनर्जी। ठीक है, और फिर एक डिफिनीशन ये भी है टू स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। हम मैटर को स्टडी करेंगे, एनर्जी को स्टडी करेंगे, और इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको भी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, एनर्जी क्या है? एनर्जी आपके पास है एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। अब एनर्जी जो है उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसमें आपके पास केमिकल एनर्जी है, ठीक है, इसमें आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, इसमें आपके पास हीट एनर्जी है, इसमें आपके पास साउंड एनर्जी है, इसमें आपके पास साउंड एनर्जी है, लाइट, बहुत सारी एनर्जीज है। अब हमारा जो मेन काम है वो क्या है कि हम मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या फाइंड कर ले? म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी जो है उसके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन के जरिए हमें समझाया है। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, आइंस्टाइन ने हमें क्या दिया है? एक इक्वेशन दिया है, और वो इक्वेशन क्या है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को जब खत्म करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में बैलेंस करेंगे, तो यहां पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट आपके पास c स्क्वायर है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये जो c स्क्वायर है ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। इसका काम क्या है? इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में बैलेंस करना। E आपके पास बेसिकली एनर्जी है, M आपके पास मास है, और ये जो निशान है ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये जो सिंबल है जो हमने यहां पे लगाया ये हमें क्या बताता है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? मास होगा।
जितना ज्यादा मास होगा उनसे ज्यादा एनर्जी क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां से आप m निकालना चाहते हैं तो m इज इक्वल टू के E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आपको एमसीक्यूज आएंगे तो बहुत ही सिंपल आएंगे। आपको मास दिया गया होगा कि 2 kg है फर्ज करें, और c जो है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों यहां पे पुट कर ले, इनसे आप क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं। अब हमने मीटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जो है इसको हम मटीरियलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मटीरियलाइजेशन। मटीरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में या मास में। किस में, मास में। पेयर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास और मीटर। कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए हमारे पास एक हाई एनर्जी फोटॉन होता है। क्या होता है, हाई एनर्जी फोटॉन, जिसको हम बम्बार्ड करते हैं किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, और फिर इसके साथ इंटरेक्शन करने के बाद इनसे 2 पार्टिकल्स बनते हैं। एक आपके पास होता है पॉजिट्रॉन और एक आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन क्या है, ये आपके पास है एंटी पार्टिकल। क्या है, एंटी पार्टिकल किसका, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा पेयर प्रोडक्शन के बाद इसका एक उल्टा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, ये जो पॉजिट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोबारा आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं। इनसे क्या बनते हैं, फोटॉन बनते हैं। क्या बनते हैं, फोटॉन। फोटॉन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। और इस प्रोसेस में देखें, फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी, ये फोटॉन एनर्जी है और ये दोनों क्या है, पार्टिकल, इनका क्या है, मास। तो इस प्रोसेस में एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मास या मीटर में। और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या है, मास है, और फोटॉन क्या है, एनर्जी। तो इस प्रोसेस में मीटर किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली हमें एनर्जी टू मीटर और मीटर टू एनर्जी क्या बताते हैं, कन्वर्जन बताते हैं। अब फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की 3 फ्रंटियर्स है। फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कितने फ्रंटियर्स है, 3 फ्रंटियर्स है। एक हम में क्या करते हैं, एक हमें इसमें एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि इसमें आपके पास आते हैं फॉर एग्जांपल गैलेक्सीज, इसमें आपके पास क्लस्टर्स आते हैं, इसमें आपके पास सुपर क्लस्टर्स आते हैं। ठीक है, इसमें डार्क मैटर्स, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। हम यूनिवर्स को बहुत हाई लेवल के ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आपके पास क्या है, इसमें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वार्क स्टडी करते हैं, इसमें हम पॉजिट्रॉन स्टडी करते हैं, इसमें हम लेप्टॉन स्टडी करते हैं, ग्रेविटॉन स्टडी करते हैं। मतलब हम बहुत ज्यादा छोटे लेवल के ऊपर जो पार्टिकल स्टडी करते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है। इसके बाद आपके पास है मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स।
मिडल साइज। अब देखें, हमने यूनिवर्स को बहुत लार्ज स्केल के ऊपर स्टडी करना है, बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर भी स्टडी करना है। मिडल में आपके पास क्या आते हैं? इसमें मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसमें हमारे पास ह्यूमंस आते हैं, इसमें हमारे पास अर्थ जो है वो हम कंसिडर करते हैं। देखें, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से साइज में बड़े होते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े पार्टिकल्स है, बहुत बड़े पार्टिकल। जैसे कि आप अगर कंसिडर कर, ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे हैं, इनके दरमियान ये आते हैं। दिस इज फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम प्रॉपर चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट क्या है? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड अ स्टैंडर्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी हमारे पास होती है अननोन, उसको हम क्या करते हैं? कंपेयर किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। किसके साथ? स्टैंडर्ड। कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड। फर्ज करें, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ये एक तराजू है, इसके एक साइड पे मैंने जो है रखा है 1 kg, जो कि बराबर है 1000 ग्राम के। ये वाली जो साइड है, इस पे मैं कोई चीज जो मैंने मेजर करनी है वो मैं डाल रहा हूं। फर्ज करें इस साइड पे मैं टोमेटो डाल रहा हूं, तो टोमेटो आपके पास अननोन क्वांटिटी है, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। दिस इज अ स्टैंडर्ड, दिस इज अ अननोन क्वांटिटी। और इन दोनों को आपस में हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली मेजरमेंट। अभी ईद आ रही है, तो ईद में आप क्या करते हैं कि आपके पास एक सूट है, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता नहीं है कि कितने मीटर का है, आप उसके ऊपर एक इंची टेप रख रहे थे। इंची टेप जो है वो आपके पास बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। आपकी जो कमीज है, जो कपड़ा आपने लिया है, वो आपके पास अननोन क्वांटिटी है। जब आप इसके ऊपर इंची टेप रख लेते हैं, फिर दोनों को आपस में चेक करते हैं, दिस प्रोसेस इज अ मेजरमेंट। ये आपके पास क्या है? मेजरमेंट है। जय। अब इसके बाद आपके पास है यूनिट। क्या है? यूनिट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट भी होगी, इसके बाद आपके पास क्या है? यूनिट। यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड with which things are compared. The standard with which things are compared, वो स्टैंडर्ड जिसके साथ हमने चीजों को क्या करना है? कंपेयर। एक तो मैंने यहां पे लिखा है कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक आपके पास क्या होती है? दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। अब जिस स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेरिजन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम, यही बेसिकली आपके पास क्या है? यूनिट। फॉर एग्जाम्पल कीजी है, मीटर है 1 मीटर, 1 लीटर है, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 केल्विन है, 1 सेकेंड है। ये सारे आपके पास क्या है? यूनिट्स है। क्या है? यूनिट्स। अब आपके पास है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अगर आपके पास आइडियल हो तो उसमें दो चीजें होना जरूरी है। एक, ये इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल, और दूसरा स्टैंडर्ड जो है, एक तो इजीली एक्सेसिबल, दूसरा इनवेरिएंट। मतलब कि जो चीज हर जगह पे, जो स्टैंडर्ड है वो हर जगह पे अवेलेबल होगा, और उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, ना उसकी मास में चेंज आएगा, ना उसकी लेंथ में चेंज आएगा, मतलब उसकी किसी भी पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद आपके पास है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दो चीजें हैं, एक इसमें आपके पास है नंबर, और दूसरा इसमें क्या है? यूनिट। एक नंबर है और एक क्या है? यूनिट। फॉर एग्जांपल, आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं 2 kg, इसमें 2 आपके पास नंबर है, kg आपके पास क्या है? यूनिट। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मैग्नीट्यूड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैग्नीट्यूड।
अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए क्वांटिटीज है, इसके बाद आपके पास है क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दो टाइप्स के हैं, एक आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज और एक आपके पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसमें तीन खूबियां है, मतलब तीन चीजें उसमें जरूरी है कि वो ओबे करे। एक मेजरेबल हो, ठीक है, मेजरेबल। दूसरा ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है, और तीसरा जो है ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स। मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स। फर्ज करें कौन कौन हो सकते हैं। 1 kg मास है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। 1 आवर टाइम है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। 1 केल्विन टेम्परेचर है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। बहुत सारे, हर वो चीज जो इस दुनिया में मेजर हो सकती है, ऑब्जर्व हो सकती है और फिजिक्स के लॉज को वो ओबे करती है, तो ये आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। याद रखिए पॉइंट जो है वो मेजरेबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है, लेकिन ये फिजिक्स के लॉज को ओबे नहीं करते। किसी भी आप इक्वेशन में पॉइंट का जिक्र आपने नहीं देखा होगा कि एम पॉइंट या एम डॉट, फॉर एग्जांपल एम है, उसके साथ आपने पॉइंट लगाया हो, उसके साथ जरब किया हो, तो ये फिजिक्स के लॉज को ओबे नहीं करता है। इसके बाद है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये ओनली ऑब्जर्वेबल है। क्या है, ऑब्जर्व, इसके ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, लेकिन नॉट मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं है और नॉट ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज को भी ये ओबे नहीं करता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स है इंसान की फीलिंग्स जो है, ठीक है, इमोशंस है, ठीक है, हैप्पीनेस है, ठीक है, लव, हेट, एक्सेट्रा, ये सारी आपके पास क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा स्केल नहीं है जिसके जरिए आप ये मालूम कर सके कि ये इंसान कितना खुश है, कितना ये सैड है। अब कोई, मतलब जैसे आप कपड़े नापते हैं, पानी है, टाइम है, एक्सेट्रा, इस तरह आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको नहीं नाप सकते। कोई स्केल इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको फिर हमने दो कैटेगरीज में यहां पे डिवाइड किया है। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आपके पास है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और एक आपके पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेस क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे है जो कि आपके पास फंडामेंटल है। क्या है, फंडामेंटल, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर, जो कि किसी दूसरे से डिराइव्ड नहीं हुई है, ठीक है, फंडामेंटल है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं हुई है। 7 इन नंबर, तादाद में कितने हैं, 7 है। अदर क्वांटिटीज इज डिराइव्ड फ्रॉम इट, इनसे दूसरे क्वांटिटीज बन सकते हैं। अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट, इनसे दूसरी क्वांटिटीज डिराइव्ड हो सकते हैं, ठीक है, किन से, बेस फिजिकल क्वांटिटीज से। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स जो है वो किसके होते हैं, यूनिट्स ऑफ
बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है इनकी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। ये भी तादाद में 7 है, इनसे दूसरे बन सकते हैं लेकिन ये खुद किसी से नहीं बने हैं, ठीक है। अब यहां पे हम एक साइड पे हम लिखते हैं बेस फिजिकल, ठीक है, क्वांटिटीज, फिर इनके क्या है? सिंबल, फिर इनके क्या है? यूनिट्स, और फिर इनके क्या है? सिंबल्स हैं। अच्छा, लेंथ जो है वो आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सिंबल आपके पास है मीटर, सॉरी इसका सिंबल आपके पास एल है और यूनिट इसकी क्या है? मीटर, और इसका सिंबल क्या है? एम। लेंथ के बाद मास है, इसका सिंबल एम है, इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है, और इसका सिंबल क्या है? केजी। इसके बाद है टाइम। टाइम जो है उसका सिंबल टी है, इसकी यूनिट आपके पास है सेकंड, और इसका सिंबल आपके पास क्या है? इस है। इसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट आपके पास केल्विन है, इसका सिंबल है इसका सिंबल टी है, इसकी यूनिट आपके पास क्या है? केल्विन, और उसका सिंबल क्या है? के है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम IV से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी कैंडेला है, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर है, उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? A से, ठीक है। लास्ट वन जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे नजर नहीं आ रहा, इधर देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? मोल। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? MOL। तो ये आपके पास सारी क्या थी? बेस फिजिकल क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स। अब इसके बाद आपके पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है? द क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। ऐसी क्वांटिटीज जो किस से डिराइव्ड हुई हो? बेस से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है? इनफिनिट, ये तादाद में बहुत ज्यादा है। ये कैसे बनती है? या तो हम बेस ज़र्बे बेस कर ले, इनसे क्या आएगा? डिराइव्ड, या बेस ज़र्बे बेस डिवाइडेड बाय बेस, इनसे क्या आएगा? डिराइव्ड, या बेस डिवाइडेड बाय बेस, इनसे क्या आएगा? डिराइव्ड। या तो आप दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या उनको क्या करें? डिवाइड करें, तो जो नई क्वांटिटी आएगी वो आपके पास क्या होगी? डिराइव्ड होगी। और फिर इनकी यूनिट है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट्स है? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उनको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। ये भी तादाद में बहुत ज्यादा है। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिर इनके क्या है? सिंबल्स हैं, फिर इनके क्या है? यूनिट्स है, फिर इनके क्या है? सिंबल्स है, ठीक है। एरिया जो है वो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? M स्क्वायर से। इसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? M क्यूब से।
इसके बाद स्पीड है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m डिवाइडेड बाय s। इसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एरो हेड कर लेते हैं, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m डिवाइडेड बाय s। इसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं m डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। इसके बाद मोमेंटम है, इसके बाद प्रेशर है, बहुत सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज है जो आप बुक में देख सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन के ऊपर एरो आता है, इट्स वेक्टर क्वांटिटी, डिराइव्ड भी है वेक्टर भी है। अब इसके बाद आपके पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सॉरी, अब इसके बाद ऐसी क्वांटिटीज है दो जो ना तो बेस है और ना क्या है, डिराइव्ड है, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज है। ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री भी बुक्स में लिखा है। 1995 तक इन दोनों को कहा गया कि ये ना तो बेस है और ना आपके पास क्या है, डिराइव्ड है, लेकिन 1995 के बाद इनको डिराइव्ड में शामिल किया गया, ठीक है। पहले क्या कहते थे, नाइदर बेस नॉर डिराइव्ड, कि ना तो ये बेस है और ना आपके पास क्या है, डिराइव्ड है। लेकिन आफ्टर 1995 इनको किस में शामिल किया गया, डिराइव्ड, बुक में लिखा है। और ये दोनों कौन है, ये आपके पास एक है प्लेन एंगल और एक आपके पास है सॉलिड एंगल, एक आपके पास है प्लेन एंगल और एक आपके पास है सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल क्या है इसको समझ ले। सबसे पहले ये बनेगी किस में, सर्कल में। सर्कल में कहां पे बनेगी, सेंटर में, और फिर ये 2 डायमेंशनल होगी, क्या होगी, 2 डायमेंशनल। सर्कल में बनेगी, सेंटर में बनेगी, 2 डायमेंशनल एंगल होगी। ये आपके पास एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज पॉइंट ए, ये डिस्टेंस O से लेकर A तक ये R है, क्या है, R इज अ रेडियस ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल में मैंने यहां पे छोटा सा एक स्मॉल डिस्टेंस लिया है जिसको हम आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्क। A से लेकर B तक जो आपके पास डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। और फिर ये जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है, ये इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगी थीटा, ये आपके पास क्या होगी, प्लेन एंगल होगी, क्या होगी, प्लेन। प्लेन एंगल इज द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड आर्क लेंथ, या द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एंगल subtended by arc length and radius of a circle at the center of a circle। वो एंगल जो आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ ए सर्कल दोनों सेंटर पे बनाएगी, वो आपके पास क्या होगी, प्लेन एंगल होगी।
प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? इसका मैथमेटिकल फॉर्म है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। इसमें एस आर्क लेंथ है, इसमें आर आपके पास है रेडियस ऑफ ए सर्कल, और थीटा आपके पास है प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल इज द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको नोट कर ले। देखिए, S is directly proportional to R if theta is equal to constant। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि अगर मैं इस रेडियस को इंक्रीज करूंगा तो देखिए S भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। जितना एक गाड़ी है, देखिए, ठीक है, इसके दो ट्रैक्टर को आप कंसिडर कर ले। ट्रैक्टर के एक पीछे वाले पहिए हैं, एक आगे वाले पहिए हैं। अगर आप पीछे वाले पहिए देख लें तो उनका रेडियस क्या होता है? बड़ा होता है, और वो जब एक दफा इस तरह रोटेट होते हैं तो डिस्टेंस भी क्या कवर करते हैं? ज्यादा कवर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितना आप आर को इंक्रीज करोगे एस भी क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन थीटा तो वही 360 है, थीटा तो वही कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर बड़ा वाला पहिया एक बार रोटेट करते हैं, छोटा वाला भी करते हैं, दोनों 360 कवर करते हैं, लेकिन बड़े वाला जो पहिया है ये डिस्टेंस क्या कवर करता है? ज्यादा, क्योंकि उसका रेडियस क्या होता है? ज्यादा। अब अगर मैं इसकी रेशियोज लिखना चाहता हूं तो S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। मतलब जिसका रेडियस ज्यादा वो डिस्टेंस क्या कवर करेगा? उसका आर्क लेंथ क्या होगा? ज्यादा। इसके बाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसके रेशियोज लिखना चाहते हो तो S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है। सबसे पहले यहां पे हमारे पास है थीटा 1। अब इस थीटा को मैं क्या कर लेता हूं? इंक्रीज। ये आपके पास है थीटा 2। तो पहले अगर डिस्टेंस S1 था, आर्क लेंथ था, अब आर्क लेंथ क्या होगा? S2 होगा। क्या होगा? S2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक आपके पास फर्स्ट है, एक आपके पास सेकंड। कंबाइन कर ले दोनों को। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R थीटा। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करे। S इज इक्वल टू के R थीटा। K किस चीज के बराबर है? 1 के। तो S इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? S निकाल सकते हैं, उससे आप थीटा निकाल सकते हैं। अगर आप R निकालना चाहते तो S डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू R, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहां पे प्लेन एंगल डिस्कस की है, अब इसकी SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, देखिए सारे मैंने लिखे हैं, चेक करें। विद MCQs मैंने लिखे, ठीक है। रेडियन। अब रेडियन क्या है? SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। SI यूनिट ऑफ प्लेन। रेडियन जो है वो SI यूनिट है किसकी? प्लेन एंगल की। किसकी? प्लेन एंगल। अब इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे? थोड़ा सा उसमें चेंज है। ये आपके पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है, ये आर्क लेंथ है S, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये O है। अब 1 रेडियन कब होगा? देखिए,
अगर ये r बराबर है इसके, तो सेंटर पे जो थीटा बनेगा दिस विल बी 1 रेडियन। क्या होगा? 1 रेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle when radius of a circle and arc length is equal। जब ये दोनों क्या हो? इक्वल हो। देखें, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। अगर एस बराबर है किसके? आर के, तो थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर रेडियन, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा कब 1 रेडियन के बराबर होगा? जब ये जो एस है, ये जो आर है, दोनों आपस में बराबर हो, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा? 1 रेडियन। समझ आ रही है सबको? रिवीजन लेक्चर में देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी खत्म करें, ठीक है? अच्छा, अब अगर आपको कोई कहे कि यहां से हमने स्टार्ट लिया है, पूरा हम घूमे हैं सरकमफेरेंस के ऊपर, हम पूरा सरकमफेरेंस के ऊपर घूमे हैं, इसमें तो मैंने 1 रेडियन निकाला। अब अगर कोई मुझे कहे कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, यहां से मैंने स्टार्ट लिया है, यहां तक मैं पहुंचा हूं, अब इस सेंटर पे ये जो सरकमफेरेंस है ये कितना एंगल बनाएगा, तो वो किसी, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा हमारे पास बराबर है एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किस चीज के बराबर है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर रेडियन। ये और ये कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब जब आप एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेते हैं सरकमफेरेंस के ऊपर, तो ये जो थीटा ये किस चीज के बराबर है? 360 बराबर है किसके? 2 पाई रेडियन के। अब अगर आपसे कोई कहे कि इससे 1 रेडियन निकाले, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये और ये कैंसल, तो 1 रेडियन बराबर है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये 2s के साथ कैंसल, तो 1 रेडियन बराबर है 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है? या 1 रेडियन जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो इनसे आपके पास आएगा 57.3। ये एमसीक्यूज में आता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश 57.3। ये तो मैंने 1 रेडियन के लिए निकाला, 2 के लिए 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 ज़रबे 57.3। फिर इस तरह 3। अब हम आएंगे नीचे, n रेडियन इज इक्वल टू n इंटू 57.3। ये मैंने एक शॉर्टकट लिखा है यहाँ पे कि कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि ये रेडियन किसके बराबर है, सर या होटेम स्टॉप अगेन, ये देखें 1 रेडियन 57.3 है, 2 फिर इस तरह फिर 3। इसके लिए मैंने सिंपल ट्रिक लिखा है n रेडियन। ये तो मैंने रेडियन जो है उसमें डिग्री निकाली है। अब अगर हम डिग्री में रेडियन निकालना चाहते तो फिर क्या होगा? 2 पाई रेडियन बराबर है 360 के। अब 1 डिग्री निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360। ये और ये आपस में कैंसल, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। जब आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 है, आई थिंक 0.017 रेडियन, ठीक है? ये 1 डिग्री में कितने रेडियन आते हैं? 0.017। अब 2 डिग्री में 2 ज़रबे 0.017 रेडियन। इस तरह n into 1 डिग्री इज इक्वल टू n into 0.017 रेडियन। एंड दिस इज द शॉर्टकट। ये आपके पास क्या है? शॉर्टकट किसके लिए? जब आप डिग्री को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? रेडियन में।
और दिस इज जब आप रेडियन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपके पास क्या है? सॉलिड एंगल में पहली चीज ये बनेगी कहां पे? स्फेयर में। किस में? स्फेयर में। स्फेयर में कहां पे बनेगी? सेंटर में। और ये कौन सी एंगल होगी? 3D। कौन सी एंगल होगी? 3D। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपके पास एक स्फेयर है, फर्ज करें स्फेयर एक गोल फुटबॉल है। इस फुटबॉल में मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया है जिसका एरिया आपके पास क्या है? ए, और सेंटर से लेकर यहां से रेडियस आर है, यहां पे रेडियस आर है। ये जो आर स्क्वायर है, देखिए आर दरबे आर से क्या आता है? आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? एरिया। ये एरिया है, सरफेस एरिया। ये जो स्क्वायर ऑफ रेडियस है और ये जो सरफेस एरिया, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, दिस विल बी स्टेरेडियन। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं। आजकल तरबूज का टाइम चल रहा है, वो वहां पे जब तरबूज आप उनसे लेते हैं तो पहले वहां पे वो एक स्लाइस उनसे निकाल लेते हैं। आप देखें ये एक स्लाइस है तरबूज का। ये जो स्लाइस है इसका ये जो सरफेस एरिया है ए, ये आर है और ये आर है। ये जो सरफेस एरिया है और ये जो आर स्क्वायर है, ये जो एंगल बनाएंगे इसको हम क्या कहेंगे? स्टेरेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर by the area and the square of a radius. Angle subtended at the center of a sphere by the area and square of radius. वो एंगल जो स्फीयर के सेंटर पे बनेगी, कौन बनाएगा? ये जो एरिया है और ये जो स्क्वायर ऑफ रेडियस है, ये यहां पे सेंटर पे बनाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की इक्वेशन है, क्या है? इक्वेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। किससे? ओमेगा से। ये निशान किसका है? ओमेगा का। किसका? ओमेगा। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओमेगा आपके पास स्टेरेडियन है, ए आपके पास सरफेस एरिया है, आर स्क्वायर आपके पास क्या है? स्क्वायर ऑफ ए रेडियस। अब इसकी यूनिट है, इस यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है? इस यूनिट ऑफ ए सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल का क्या है? इस यूनिट। अब कब होगा? याद रखिए जब a बराबर हो किसके? आर स्क्वायर के। ये एरिया जो है a और ये आपके पास आर आर। एरिया जब स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पे जो एंगल बनेगी वो आपके पास क्या होगी? 1 स्टेरेडियन। द एंगल सबटेंडेड at the center of sphere when area and square of radius are equal। जब ये दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। स्टेरेडियन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय एस टी। किससे? एस टी से। आप किस तरह निकालेंगे? देखें 1 स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन के कब बराबर होगा?
एरिया की भी जगह आर स्क्वायर लिखे, यहाँ पे भी आर स्क्वायर लिखे, यहाँ पे लिखे एस टी, ये और ये कैंसल, तो ये बराबर होगा 1 स्टेरेडियन के। जब एरिया बराबर होगी स्क्वायर ऑफ ए रेडियस के, तो ये जो है ओमेगा किस चीज के बराबर होगी? 1 स्टेरेडियन। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है कि ये जो मुकम्मल गोल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एट सेंटर कितना एंगल बनाएगी? तो याद रखे ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन। ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर किस चीज के बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू स्टेरेडियन। आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर किस चीज के बराबर है? 4 पाई स्टेरेडियन। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियन आते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू, इसको इस तरह लिखे 2 इंटू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई किस चीज के बराबर है? रेडियन के। तो इसमें कितने आएंगे? यहां पे देखें 2 पाई, ये जो 2 पाई है ये किस चीज के बराबर है? रेडियन के। तो इसका मतलब यह है कि स्टेरेडियन में कितने रेडियन आते हैं? 2 रेडियन आते हैं। कितने रेडियन आते हैं? 2 रेडियन। इसके बाद आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हम छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नंबर को किस में लिख सकते हैं? पावर ऑफ 10 में। टू राइट very small or very large number in term of power of 10. To write very small or very large number in term of power of 10. छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नंबर को जब आप किस में लिखेंगे? पावर ऑफ 10 में, तो ये आपको क्या देगा? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इसका फार्मूला है n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर प्लस माइनस p। इसमें n आपके पास क्या है? गिवन नंबर है, गिवन नंबर। m आपके पास क्या है? मेंटीसा। p आपके पास क्या है? पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 पॉजिटिव भी हो सकता है, पावर ऑफ 10 नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपको एक नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल इस तरह एक नंबर है 3000, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें 3 आपके पास मेंटीसा है, इसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है? प्लेस करना है। तो कैसे लिखोगे? 3000.0 क्रॉस 10 पावर 0, इशारिया को यहां पे लेके आए, 3.0 क्रॉस 10 पावर 3। याद रखें p आपके पास कब पॉजिटिव होगा? जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट से कहां पे लेके जाओगे? लेफ्ट पे। तो p आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इस तरह दिया गया है 0.00003 kg, अब इस केस में 3 पेड़ आपके पास क्या है? मेंटीसा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड से, इशारिया को यहां पे लेके आए, इधर लेके, तो 3.0 क्रॉस 10 की पावर -4। अब इस केस में हम लेफ्ट से कहां पे जा रहे हैं? राइट पे। तो फिर आपके पास पावर क्या होगा? नेगेटिव। अब आप लेफ्ट से डेसिमल को प्लेस करेंगे राइट की तरफ तो नेगेटिव, राइट से लेफ्ट की तरफ तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव।
अब इसका फायदा क्या है, इसकी वजह से हम बहुत लंबी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारी टाइम की भी बचत होती है और पेज और पेन की भी बचत होती है। आपने देखा होगा मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 क्रॉस 10 की पावर 24, ये हमने इसमें लिखा है। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19, स्पीड ऑफ लाइट है 3 क्रॉस 10 की पावर 8, रेडियस ऑफ अर्थ है 6 क्रॉस 10 की पावर 6, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी 8.66 ज़रबे 8.885 क्रॉस 10 की पावर -12। ये सारे हमने किस फॉर्म में लिखे हैं, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे हैं। अब इसके बाद आपके पास है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हैं प्रीफिक्सेस में बुनियादी तौर पर दो वर्ड्स है, एक प्री है। प्री का मतलब क्या है, फर्स्ट फिक्स जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यूनिट के लिए। To write very small or very large number in power of 10 and give them specific name and a symbol. To write very small or very large number in term of power of 10. To write very small or very large number in term of power of 10 and give them specific name and symbol. बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज नंबर को जब हम पावर ऑफ 10 में लिखेंगे और फिर उसको हम क्या देंगे, स्पेसिफिक नेम देंगे और स्पेसिफिक सिंबल। किस तरह, 3000 जी ग्राम आप किसी ने दिए, इसको परफेक्ट में कन्वर्ट करें, किस तरह कन्वर्ट करिए, 3 क्रॉस 10 की पावर 3 ग्राम या 3 क्रॉस 10 की पावर। इस 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 10 की पावर 3 के लिए के हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, 1000 के लिए। किसके लिए, 1000। मैं आपको अभी एक सिंपल मिसाल के जरिए समझाता हूं। आईफोन जो है वो आपके पास मेमोरी है 1 TB, इसमें टी आपके पास टेरा है, क्या है, टेरा प्रीफिक्स है। 1 GB, इसमें जी आपके पास क्या है, प्रीफिक्स। यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज, इसमें एम आपके पास क्या है, प्रीफिक्स। 1K लाइक्स, इसमें के आपके पास क्या है, प्रीफिक्स। 1B व्यूज, इसमें बिलियन आपके पास बी क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्सेस बहुत सारे हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। देखिए पहले हम यहां पे लिखेंगे पावर ऑफ 10, इसके बाद प्रीफिक्स है, इसके बाद इसका सिंबल है। पावर ऑफ 10 पहले 10 पावर 1, इसको हम क्या कहते हैं, डेका को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीए से। फिर 10 पावर 2 इसको हम कहते हैं हेक्टो को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 3 किलो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 6 मेगा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 9 गीगा को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 12 टेरा को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 15 पेटा को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 18 एक्सा को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद 10 पावर 21, इसके लिए योटा के जीटा है, जीटा को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 10 पावर 24 है, इसको योटा को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए, वाई से। बाकी जो आपके पास है नेगेटिव प्रीफिक्सेस वो आप देख लें, उसमें यहाँ पे 10 पावर -1 डी से, 10 पावर -2 सेंटी सी से, 10 पावर -3 मिली एम से, 10 पावर -6 माइक्रो म्यू से, 10 पावर -9 नैनो एन से, 10 पावर -12 पीको पी से, 10 पावर -15 फेमटो एफ से, 10 पावर -18 ऑटो ए से,
10⁻⁻21, जेप्टो और वो है स्मॉल जेड से 10⁻⁻24, योक्टो और वो है स्मॉल वाई से। Dr. Finadan